सियासी जमात के अंदर इख्तलाफ का हक आपको लगता है कि होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए? क्योंकि इसमें जो दलील वो ये दी जाती है कि अगर सियासी जमात के अंदर किसी को इख्तलाफ है तो फिर उसको वोट का हक भी होना चाहिए। नहीं, वोट का हक तो बुनियादी हक है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आपने कहा कि जी बादशाहत कायम हो जाएगी नजम साकिब साहब से बात करते हुए, तो ये बादशाहत कायम की किसने है 63A के ज़रिए? ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने की है, उन्होंने की है। और उसमें देखिए जो बुनियादी हक है ना आपका, जो वोट डालने का, सब्जेक्ट टू लॉ होते हैं, जितने आपके बुनियादी हकूक़ का सब्जेक्ट टू लॉ है। ये नहीं होता कि आप कहेंगे मैंने कत्ल कर दिया तो आप मुझे अब फांसी नहीं दे सकते, मेरी जान नहीं ले सकते। तो ज़ाहिर है आपने कत्ल किया तो उसकी सज़ा मौत है, सब्जेक्ट टू लॉ हो जाएगा, तो वो आपको मौत, अदरवाइज़ आपकी जान नहीं ली जा सकती, इस सूरत में ली जा सकती है। तो इसी तरह से वोट डालने का बुनियादी हक आइन ने दिया है। 63A वाहिद आर्टिकल है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था जब लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे। 63A वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो आपको सर्टन सिचुएशन में वोट डालने से रोकता है। तो अगर आप वोट डालेंगे उसमें तो वो सज़ा उसकी फिर तजवीज़ करता है। इसका मतलब है, सज़ा तजवीज़ करने का मतलब ये है कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई स्टेप उठा रहे हैं। ठीक है, ये बात फिर पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन में जाके कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जी हाँ वोट डाल सकता है और वोट काउंट भी होगा, तो वो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मेरे लिहाज से वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन उसकी होगी। फैसला उसने दे दिया, वो मानना पड़ेगा आपको, लेकिन होगी वो गैर आइनी तशरीह। क्योंकि जब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था उसके अगराज़ व मकासद में ये लिखा हुआ था, और मोहतरम वली खान साहब मरहूम के कोट करते थे अपनी तकरीरों में, जब इस पर तकरीरें हुई कि वली खान ने कहा था कि किसी के पास 1 अरब रुपया हो तो पूरी पार्लियामेंट खरीद सकता है, तो हमने इसको रोकना है, लूटे रोकने हैं, बिकना रोकना है, हार्स ट्रेडिंग रोकनी है। तो उस पर लंबी चौड़ी भाषण दिए गए हमें, और इसका मकसद ये था कि लोग वज़ीर आज़म के इंतखाब में या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस में, आइनी तरमीम में और बजट के ऊपर, इन 3 सूरतों में, बाकी कोई ममानियत नहीं, इन 3 सूरतों में वो पार्टी के पार्लिमानी लीडर अगर डिसाइड कर देता है, हिदायत हो जाती है पार्लिमानी पार्टी। अच्छा, उसमें पार्लिमानी पार्टी ने डिसाइड करना है, पार्टी लीडर का कोई जिक्र नहीं है उसमें। पार्लिमानी पार्टी का लीडर अब इमरान खान तो नहीं है, बैरिस्टर गौहर भी नहीं है, मेरा ख्याल है उमर अयूब साहब हैं, तो वो इसका मतलब पार्टी लीडर की बादशाहत नहीं है, वो पार्लिमानी लीडर की बादशाहत है। वो जब फैसला कर लेते हैं तो आप उसके खिलाफ वोट नहीं, राजा रियाज साहब भी पार्लिमानी लीडर डाल रहे हैं तो आप 63 जी बड़े बड़े नामी ग्रामी पार्लिमानी लीडर रहे हैं, अब क्या उनका जिक्र करें। वज़ीर आज़म भी ऐसे रहे हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, राजा रियाज साहब से भी अहम शख्सियात वज़ीर आज़म रही हैं। तो अब मतलब ये है कि आप स्पीकर बैठा है, स्पीकर को पता है कि इनकी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि 63A की वायलेशन हमारा कोई बंदा नहीं करेगा। स्पीकर ने आइन के तहत हलफ उठाया हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला छोड़ दिया था या नहीं था? क्या एक बंदा जिसने आइन के तहत हलफ उठाया हुआ है, वो अपने सामने आइन की वायलेशन उसके हो रही है, उसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? ये तो स्पीकर का फैसला करना चाहिए था, बजाय इसके कि अदालत में जाके फैसला होता। स्पीकर ने नहीं किया। अगर आप सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन पे रहते हैं तो प्रोसेस नजम साकिब साहब ने बता दिया, डिस्क्वालीफाई करा ले, चले 5 साल के लिए हो जाएगा, वो लाइफ टाइम हो जाए। तो हमारे यहाँ तो विरासती सियासत है, उसका भाई, भतीजा, बहन, बेटी, भतीजी, वो आ जाएगा उसकी जगह पे टिकट लेके, वो MNA बन जाएगा, आप उसको रोक लेंगे? कोई रुकावट है इस सिलसिले में? मसला बुनियादी तौर पे ये है कि अवामी मकबूलियत है नहीं। आगे उनको पता है मुश्किल ये है कि हम वोटों के ज़रिए, अवाम के मैंडेट के ज़रिए आएँ, तो हमें किराए के पार्लियामेंटेरियन से काम चलाना है। तो ये इसका रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है। आइनी तरमीम हो ना हो वो अपनी जगह पे, लेकिन आगे उन्होंने हुकूमत तो चलानी है ना, इसलिए ज़रूरी है। लेकिन उसमें एक फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि जब ये हो जाएगा कि वोट काउंट होगा, पंजाब में जैसे हुआ कि वोट जब काउंट नहीं हुआ तो वो परवेज़ इलाही साहब बन गए वज़ीर आला। अब जब वोट काउंट होगा तो वो वज़ीर आला नहीं बन सकते थे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है तो आधे नून के या आधे पीपल्स पार्टी के उठकर दूसरी तरफ चले जाते हैं, इसी लॉ के तहत, इसी इंटरप्रिटेशन के तहत। तो वो भी तो उनको सोचना चाहिए, वो भी तो लोटे बना सकते हैं, उधर भी तो लोग पैसे खर्च कर सकते हैं। और अब तो PTI की टिकट बिक रही है, लोग तो वैसे ही चले जाएंगे, ये टिकट दे दो हमें तो हम वोट देते हैं। तो ये सारे पहलू ध्यान में रखने चाहिए। सिर्फ आज के फ़ायदे के लिए, अपने पाव भर गोश्त के लिए पूरे ये ज़िबा नहीं करना चाहिए इनको।
और दूसरा अपना साकिब मेरा तफसील से उसमें बयान करेंगे। जी जी। 317 वकला का जो ख़त है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने 2-3 पॉइंट बस हाईलाइट किए हैं। एक पहली बात उन्होंने की है कि मामूली दिमाग रखने वाला भी ये आइनी तरामीम को मुस्तरद कर देगा। दूसरी उन्होंने बात की बदनीयती पर मबनी है। तीसरी उन्होंने बात की कि रात की तारीकी में जो ड्राफ्ट आया था अभी तक उसका कोई वाली वारिस ही नहीं बन रहा, कोई मान ही नहीं रहा कि हमारा ड्राफ्ट था। और चौथी बात उन्होंने की है कि दहाइयों से हमारी जो अदलिया है वो आइन और जमहूरियत पर हमले के लिए एक हथियार के तौर पे काम करती रही है। अब इसको बंद होना चाहिए और ये पीसीओ तरमीम होगी और पीसीओ अदालत होगी अगर आइनी अदालत बनती है। तो ये जजेस के सोचने की बात है। वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली इजलास के अंदर खिताब और दीगर मुलाकातें भी हुई हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? आप देखते हैं कि जो साइड लाइन्स पर मुलाकात हुई इसमें पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से अपने मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रख दिया है? एक तो जो बुनियादी मौक़िफ़ है वो तो तकरीर में जिन इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने बात की उसमें माहौलियाती तब्दीली, कर्ज़ों का बोझ और दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बड़ा एलेबोरेटली बात की सारा। उसमें तरक्की पज़ीर ममालिक के मसाइल उन्होंने बयान किए और उन्होंने ये बताया कि इस किस्म की सूरत हाल में जिसके कर्ज़ों के बोझ के तले हम दबे हुए हैं, माहौलियाती तब्दीली के असरात हमारा कसूर नहीं है, फिर भी हम पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इस तरह पाकिस्तान ख़ास तौर पर दहशतगर्दी का जो शिकार है तो उसमें जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं या तरक्की की बात करते हैं या इंसानी तरक्की की बात करते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है, मिलजुल के सारे करनी चाहिए। और वो जो एक है ना कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, चंद अमीर मुल्क पैसे दबा के बैठे हुए हैं और गरीब मुल्कों से लूट के भी वहीं जाता है पैसा, तो वो जो एक बहुत बड़ा इशू है वो भी इसमें मेरा ख्याल है बिटवीन द लाइन एड्रेस होता है। जहाँ तक साइड लाइन्स की बात है, साइड लाइन्स पे उनकी मुलाकातें हुई हैं, कोई ख़ास खबर तो उस तरह से नहीं मिली सलाम दुआ के अलावा मेरा ख्याल है कोई, या फिर अमरीकी सदर से जो उन्होंने एक तस्वीरी मौका मिला उनको तस्वीर खिंचवाने का, उसके अलावा तो कोई ख़ास नहीं आई। ये हो सकता है कि सलमान शहबाज साहब साथ गए हुए थे, उनकी मुलाकातें शायद बारावर हों और ज़्यादा समरबंद हों इनकी मुलाकातों के नतीजे में। जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात की, तो वो रिपोर्ट नहीं हुई। पाकिस्तान की बहुत तगड़ी कम्युनिटी है वहाँ पे और मेरा ख्याल है मिलना चाहिए था, अगर नहीं मिले तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। लेकिन एक पहलू से मुझे थोड़ा सा लगता है क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के एक एंटरप्रेन्योर हैं, शिकागो में होते हैं, चौधरी नवीद अनवर, तो वो नज़र आए मुझे तस्वीरों में वहाँ पे ना, तो वो मुस्लिम लीग के बहाली के लिए वहाँ पे और उसके काम के लिए बड़े एक्टिव रहते हैं। और वहाँ यहाँ पाकिस्तान आए थे तो वज़ीर आज़म को मिलके उन्होंने प्रपोजल्स भी दी थी वहाँ पे। वो अगर करते तो शायद मुस्लिम लीग नून के लोगों से मिल लेते, को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात कर लेते। अब सुना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद अमेरिका जा रहे हैं किसी दोस्त की अयादत के लिए या किसी की वफात पे वो दुआ करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो सुनने में आया है ये। तो वो शायद अपनी ऑर्गेनाइजेशन PMLN की और पाकिस्तानी कम्युनिटी से वहाँ पे मिले। अच्छा, एक पहलू इसका ज़रा मैं एक और एंगल से इसको देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के जितने भी बैनुल अक़वामी एंगेजमेंट्स होती है जहाँ पे इंडिया भी रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है, तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको कंपेयर करते हैं उस हवाले से। तो वो हम जब देखते हैं तो अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मूवमेंट 2024 का था, वहाँ खिताब किया, बड़ा अच्छा मौसर खिताब किया और सॉल्यूशंस भी दिए जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको, कर्जे के हवाले से और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, वहाँ उन्होंने सॉल्यूशंस भी पेश किए, तो उसको बड़ा सराहा जा रहा है। उसके मुकाबले में जो क्वाड की मीटिंग थी जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया है, वो एक मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसमें उन्होंने चाइना को हेड ऑन लेने की कोशिश की है और साउथ चाइना सी में जो एक्टिविटी है उस पर वो एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी उन्होंने दिया है। तो वो उनकी एंगेजमेंट जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ उन्होंने अपने डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा है, मोदी साहब ने उनसे इंटरेक्शन किया है और उनको बड़ी उन्होंने तसल्लियाँ और यकीन दहानी कराई है कि हम साउथ ऑफ ग्लोबल साउथ के हम लीडर हैं इस वक्त और हम वहाँ पे अमन और इसको करेंगे और इंसानियत की जो बुनियादी तौर पे कामयाबी है वो मुश्तरका कावज़ से होगी, जंगों से नहीं होगी। और यूक्रेन के हवाले से भी उन्होंने ज़ेलेंस्की से जब मुलाकात की उसमें यही बात की है।
तो इतने मुनाफिकाना बयान जब मैंने उनका पढ़ा, उनका अपना मीडिया क्वेश्चन उठा रहा है उसके ऊपर कि आप ये जो अमन की बातें कर रहे हैं, ये तो आप चैलेंज लेके आ गए अपने लिए, आप अपने मुल्क में तो कर नहीं पा रहे हैं, कश्मीर के ऊपर जो आपने किया हुआ है, तो बाकी दुनिया में आप क्या करेंगे। तो ये एक कंपैरिजन था जो मैं चाहता था कि ये भी हम नज़र में रखें। ओवरऑल मैं कहता हूँ कि जो UNGA का खिताब था वो उनका हाई पॉइंट था पूरे दौरे का। बाकी मौका ज़रूर होता है कि आप इंगेज करें लोगों को, आप तैयारी से जाएं और जिन मुल्कों से आपकी मुलाकातें तय हैं, जिन सरबराहान से, उनके साथ आप बायलैटरल मामलात के ऊपर आगे मामलात को बढ़ाने की मुख्तलिफ शोबों में वो बात करें। तो अभी तक कोई ऐसा हमें रिपोर्ट मिली नहीं है, उसकी आएगी तो फिर देखेंगे कि उसमें क्या पेशरफ्त